हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटी को एक क्रम से फिनिश कर रहे थे, तो उस दौरान मेरी जो पिछली टॉपिक थी वो था आपका उपराष्ट्रपति, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, उसमें आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आज की जो मेरी टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसे आप आराम से देखिए और जो पॉइंट अच्छे लगे उसे नोट करिए, तो आपका जो है ये भी टॉपिक बहुत अच्छा फिनिश होगा। तो चलिए हम लोग फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक बात बता दूं यहाँ पे, अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक लाइन में आपको क्लियर करूंगा। जो प्रधानमंत्री का जो जिस अनुच्छेद से रिलेटेड है वो प्रधानमंत्री का अनुच्छेद है 75 और मंत्री परिषद जो है वो 74 अनुच्छेद में जो है इन दोनों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री जो होगा मंत्री परिषदों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। जैसे हम लोग अब बात करें कि हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ लिया गया, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया गया है, तो अब राष्ट्रपति की हेल्प के लिए यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। ठीक है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये मंत्री परिषद में सबसे ऊंचा स्थान यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये तैयार कर सकते हैं कि जो है मंत्री परिषदों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 74 आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमने देखा था कि बहुत सारे जो काम हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। नाम मात्र का मतलब हमारे यहाँ जैसे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हो गई, और जैसे आप देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों की नियुक्ति हो जाती है, तो सारे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जरूर करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पर करते हैं? तो हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सलाह पर करते हैं। तो याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो यानी हमारे यहाँ सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे किए जरूर जाएंगे, लेकिन इस काम को करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री करेंगे। ओके, अब देखें, प्रधानमंत्री सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। हमारे यहाँ जिसकी गवर्नमेंट होती है, प्रधानमंत्री जो होता है उसका प्रथम अधिकारी होता है, यानी सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 74 हो गया था, अनुच्छेद 75 आया। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की एडवाइस पर ही ये काम आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के शपथ, कार्यकाल एवं वेतन की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री शपथ किसके समक्ष लेते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, और प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता है। तो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री के जीते उम्मीदवार, यानी प्रधानमंत्री के लिए जो उम्मीदवार है, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे एक लाइन आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए,
प्रधानमंत्री किनके समक्ष शपथ लेते हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है वो शपथ अपना ग्रहण करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर करिए। प्रधानमंत्री जो है अपना पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, यानी उनको कौन दिलाता है शपथ? तो राष्ट्रपति। ओके, अब देखिए ये जो है कार्यकाल है, क्योंकि कार्यकाल से रिलेटेड जब भी आपको दिक्कत होती है आमतौर पर ऐसा पूछा जाता है, तो मैं आपको दोनों बता दूंगा जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा उस तरीके से करेगा। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा सकता है। जब लोकसभा में प्रधानमंत्री अपनी बहुमत को नहीं दिखा पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि त्यागपत्र नहीं देता है तब उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। देखिए हम लोग कहते हैं कि जो होता है हमारे यहाँ का जो वो है, किसी सरकार यानी किसी भी जो सरकार होती है उसकी गवर्नमेंट 5 वर्ष चलती है। ठीक है, ये होता है, ये 5 वर्ष अधिकतम रखा गया है। लेकिन बीच में ही अगर प्रधानमंत्री यानी बीच में ही अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बहुमत नहीं दिखा पाते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर वो उस समय त्यागपत्र नहीं देते हैं तब क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री जब तक क्या करेगा, यानी मंत्रिपरिषद जब तक रहेगा, यानी मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा में जब तक मंत्रिपरिषद अपनी मेजॉरिटी में रहेगा तब तक प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा। लेकिन जब लोकसभा में यानी जो सत्ता पक्ष है वो अपनी मेजॉरिटी को नहीं मतलब दर्शा पाएगा तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं किया गया है। ओके, इसलिए कभी कभी देखते हैं सरकार 3 सालों में गिर जाती है, सरकार 2 सालों में गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि जो उस समय उनकी बहुमत होती है लोकसभा में नहीं होती, इसलिए सरकार उनकी गिर जाती है। तो उस समय क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2 वर्ष होगा? नहीं, ये इसलिए होता है, बताया जाता है कि 5 वर्ष किसी सरकार चलती है, इसलिए जो होता है लगभग उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता कुल मिलाकर 1,60,000 रुपए हैं। यानी वेतन और भत्ता कुल मिलाकर जो है प्रधानमंत्री का कितना है, तो वर्तमान में 1,60,000 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं। क्योंकि हमको पता है कि प्रधानमंत्री ही हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का वास्तविक क्या होता है, प्रधान होता है। यानी वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो जितने भी राष्ट्रपति के नाम के कार्य होते हैं सब प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। ओके, वह अपने दल के सदस्यों को मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखिए क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री यानी जो है जीते हुई जो पार्टी है वो अपने प्रधानमंत्री पद को जो है जब बना लेती है तब प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने दल के सदस्यों को मंत्री नियुक्त करने के लिए, वो कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है, राज्य मंत्री भी हो सकता है, उप मंत्री भी हो सकता है, नियुक्त करने के लिए वो क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आप इन्हें ये मंत्रालय दीजिए, आप इन्हें ये मंत्रालय दीजिए, आप इन्हें ये मंत्रालय दीजिए। और प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे राष्ट्रपति को वैसे करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री का जो कार्य होता है वह अपने दल के सदस्यों को मंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। जैसे मान लीजिए वित्त मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाइए, तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बना देंगे। वो इसमें क्या करेंगे, वो अपने से डिसीजन को बदलेंगी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषदों के बैठक की अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्री परिषदों का जो बैठक होता है, यानी जब वो क्या होते हैं किसी भी बैठक में या भाग लेते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो उस समय जो है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी अध्यक्षता करते हैं। ये इनके कार्य हैं।
बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, जो बहुत पहले तक क्या था, योजना आयोग था जो है। उसके बाद जो है मतलब जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद इन्होंने नीति आयोग इसको बना दिया, योजना आयोग को। तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इस क्वेश्चन में आप ये बताइएगा कि नीति आयोग जो है, योजना आयोग को कब नीति आयोग बनाया गया, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ओके, अब देखिए, वह राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारी जैसे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और चुनाव आयुक्तों तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी राष्ट्रपति इन सभी लोगों की नियुक्ति करता है, लेकिन इनके बारे में सलाह कौन देता है, तो इनके बारे में सलाह जो है वो प्रधानमंत्री देता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारी, अटॉर्नी जनरल, कैग, यूपीएससी और जो है इन लोगों की नियुक्ति करता है, लेकिन संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो वो प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके द्वारा सलाह पर या किसके परामर्श पर, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। ओके, हम लोग आते हैं आगे। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश कर सकता है। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में क्या हुआ, कोई व्यक्ति जो है जिस जगह से चुनाव लड़ रहा था वो हार गया, तो क्या कर सकते हैं, उसको भी मंत्रालय दे सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री हारे हुए व्यक्ति को भी मंत्रालय प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। याद रखेंगे, उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, चाहे वो सदन लोकसभा हो, चाहे वो सदन क्या हो, राज्यसभा हो। ओके, यानी अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और चुनाव में वो हार गया, तो उसके बाद भी उसे मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन उसे कम से कम क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर किसी भी सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा की क्या हो रहा है, सदस्यता लेनी पड़ेगी। ओके, अगर वो 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं लेते हैं, तब उनको क्या करेगा, उस मंत्रालय से या उस मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ओके, आगे देखिए। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषदों की कुल संख्या लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, लोकसभा के जो संख्या है वर्तमान में 550 सीट, उस 550 सीट का जो 15% होता है, उस 15% पर ही क्या होगी, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषदों की संख्या होगी। और इसके बाद दूसरे मंत्री हो सकते हैं, दूसरे मंत्री या दूसरे पार्टी के सदस्य हो सकते हैं। मतलब सिर्फ 15% से अधिक मंत्रालय के सदस्य नहीं हो सकते। इस मंत्रालय में कौन होता है, हम लोग आगे डिस्कशन इसका करेंगे। तो याद रखिएगा, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है 91 संविधान संशोधन 2003 में ये प्रक्रिया लाई गई थी कि प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषदों प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषदों की संख्या लोकसभा में 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए लोकसभा में, एक ये याद रखिएगा। तो उसमें ऑप्शन देता है 15%, 20%, 25%, इस तरीके का ऑप्शन देता है। तो याद रखिएगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा याद रखना है, ये रखना है कि ये जो होता है कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये हुआ है। ओके, अब देखेंगे मंत्री परिषदों का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषदों की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। यानी अगर लोकसभा में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है या किसी भी बिल के लिए जो है वो लोग मतलब सरकार अपना पक्ष रखती है, तो सभी मंत्री परिषद एक साथ होकर क्या करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। अगर किसी से प्रश्न भी पूछा जाता है तो क्या होगा, सभी लोग उस प्रश्न का समर्थन करेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो होती है, अगर संविधान में जो है संसद में पास हो गया, तो सारे मंत्रिमंडल यानी जो है आपको सारे मंत्रियों को क्या करना पड़ेगा, उस समय जो है वहां पे त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यानी सरकार गिर जाएगी। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पर मंत्रियों का प्रकार, जो ऐसा हमने आपको बताया था कि मैं मंत्रियों के प्रकार को भी यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो आप देख लेंगे मंत्रियों के प्रकार में। तो देखिएगा हमारे यहाँ जो मंत्रियों का प्रकार होता है, जिसको हमने बोला कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो मंत्रियों के प्रकार में कौन होता है? एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री जिनको मंत्रालय मिलता है। जैसे आप देखें राजनाथ सिंह, अमित शाह हो गए हैं, उसके बाद निर्मला सीतारमण हो गई। ये लोग को क्या है? ये लोगों को मंत्रालय मिला हुआ है। ठीक है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, अमित शाह को गृह मंत्री, मतलब ये लोग क्या है? ये लोग एक एक मंत्रालय लिए हुए हैं। तो सबसे ऊपर जो होती है प्रधानमंत्री के बाद कौन आता है? तो कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, जिनको कोई ना कोई मंत्रालय मिला होता है। दूसरा, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही जो है टाइप मेंशन किया है, लेकिन दूसरा टाइप भी होता है। राज्य मंत्री जो है स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, और दूसरा जो होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार नहीं होते, सिर्फ वो क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करने वाले होते हैं। जैसे स्वतंत्र प्रभार में देख लेंगे तो संतोष कुमार गंगवार इस समय वर्तमान समय में कौन है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री, जिनको क्या मिला है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उन्हें मिला है। तो ये स्वतंत्र मंत्रालय है। ध्यान रखिएगा, जब कोई वो होती है, यानी कोई भी जो होती है हम लोग में मतलब जो भी कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन होता है, यानी तो हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर ही उसमें शामिल होते हैं। लेकिन जब राज्य मंत्री की जो है उस मंत्रालय से या उस विभाग से अगर पर्टिकुलर क्या होता है, अगर उस पर डिस्कशन होता है, तो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं वो भी कैबिनेट में शामिल होते हैं। वो भी कैबिनेट की जो है मीटिंग में भागीदारी लेते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री कौन होते हैं? स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। और एक होता है कैबिनेट के अंदर काम करने वाले मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के किसी एक भाग को क्या करते हैं? वो भी चलाते हैं। तीसरा, उप मंत्री। मंत्री कौन होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री दोनों के सहयोगी होते हैं। मतलब ऐसे मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर के कामों में भी वो करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो राज्य मंत्री के कामों में भी हेल्प करते हैं, ऐसे मंत्री को हम लोग क्या बोलते हैं? उप मंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, मंत्रियों के तीन प्रकार होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जिनको मंत्रालय मिला होता है, राज्य मंत्री इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार और दूसरा होता है कैबिनेट मंत्री के अंदर कार्य करने वाले, और तीसरे होते हैं उप मंत्री जो कैबिनेट मंत्रालय और राज्य मंत्रालय के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है प्रधानमंत्री वाला और मंत्रिपरिषद का जो है टॉपिक फिनिश हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसको किस अनुच्छेद में, भारत की महान्यायवादी का जो है उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 76। अभी तक मैंने 74 बताया जिसमें मंत्री परिषदों का गठन है, 75 में प्रधानमंत्री, और 76 में कौन है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ओके, अब देखेंगे अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। यानी भारत के जो होती है विधि कार्यों को देख रेख करने के लिए जो एक महान्यायवादी की क्या की है? व्यवस्था संविधान में किया गया है अनुच्छेद 76 के तहत। अब देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी भारत के विधि यानी कानून से संबंधित जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ओके, और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा भारत के महान्यायवादी वर्तमान समय के कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछे, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ओके, दूसरा, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, आगे बात करते हैं महान्यायवादी की योग्यता। अब देखिए कि सरकार जो है किसको अपना महान्यायवादी बनाएगी या किसको अटॉर्नी जनरल बनाएगी? वो जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के बराबर कोई व्यक्ति को क्या करेगा? वो भारत सरकार जो है अपना महान्यायवादी जो है चुनता है। यानी ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के बराबर। अब जब हमारे पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
कि जो योग्यता होगी उतनी योग्यता के बराबर किसी व्यक्ति को भारत सरकार अपना महान्यायवादी बनाती है या महान्यायवादी घोषित करती है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल भी एक विधि अधिकारी होता है, यानी सॉलिसिटर जनरल भी एक विधि अधिकारी होता है जो एजी यानी अटॉर्नी जनरल के सहायक होते हैं। यानी महान्यायवादी के सहायक कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सदन के किसी सदस्य के ना होने पर सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु अपना मत नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए कोई जो है, यानी जो है आपका पार्लियामेंट या सदस्य का कोई व्यक्ति जो है यानी सदस्य जो है अनुपस्थित है, तो उस समय क्या हो सकता है, किसी कार्यवाही में जो है अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है परंतु वो अपना मत क्या है, नहीं दे सकता, क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये पूरी तरीके से फिनिश हुआ। आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका इसके बाद वाला टॉपिक होगा, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बाद देखेंगे तो पार्लियामेंट का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।